हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम लोग कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोरल डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बात की है। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सुनने में एक वर्ड है मोरालिटी या मोरल, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, डिटेल मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही मोरालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या क्या कहा, वो पढ़ा हमने। आज हम कोलबर्ग के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि कोलबर्ग जो है वो पियाजे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे एंड इन्हीं की थ्योरी को कोलबर्ग ने आगे एक्सपैंड किया था। इसके अलावा पियाजे की तरह कोलबर्ग भी यही जानना चाहते थे कि बच्चों में मोरल रीजनिंग प्रोसेस कैसे होता है। इसके अलावा एक चीज पर आप स्टार लगा लेना, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये मेनली कोलबर्ग जानना चाहते थे। तो कोलबर्ग जानना चाहते थे हाउ चिल्ड्रन जस्टिफाई राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो देखो कोलबर्ग जो है ना वो ये जानना चाहते थे बेसिकली कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसी चीज को जानने के लिए पियाजे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं वाकई में, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम लेंगे हेंज स्टोरी। ठीक है, हेंज स्टोरी। तो ये स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाऊंगी। आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगी, वो भी 4। लेकिन इन 4 एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि जिसने अगर ये एग्जाम्पल जान लिए जो मैं 4 एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, फिर आपको थियोरी समझने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आप लोगों खुद कहोगे कि पता ही नहीं चला कब कोलबर्ग खत्म हो गया। ठीक है, तो आज मैं जो आप लोगों को 4 एग्जाम्पल बताऊंगी उनको लिख के रखना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा उनको अपने माइंड में भी रिटेन रखना। अब 4 स्टोरी में से एक स्टोरी आपकी हेंज स्टोरी होगी एंड सारी स्टोरीज को हम हर एक स्टेज के साथ रिलेट करते चलेंगे। सो कोलबर्ग जो थे इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी? 3 स्टेजेस दी थी बेसिकली। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी और तीनों स्टेजेस के साथ हम रिलेट करते चलेंगे कि ये चारों स्टोरी किस तरीके से मैच होती हैं। अगर मैं इन एग्जाम्पल्स को स्टेजेस के साथ कराऊंगी, चारों ही एग्जाम्पल को बार बार मैं स्टेजेस के साथ कराऊंगी, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा टॉपिक। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले एग्जाम्पल करा दूं और फिर एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, तो वहां पर हम रिलेट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो हम कोलबर्ग को पढ़ेंगे कैसे? आज एग्जाम्पल होगा, फिर जो 3 स्टेजेस होंगी वो आगे 1 बाय 1 हम करेंगे। तो 4 वीडियो में हमारा कोलबर्ग खत्म हो जाएगा और 5th स्टेज में हम लोग इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। 5th वीडियो में हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टोरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामर्थ्य के बारे में, फिर हम बात करेंगे लावण्य के बारे में, फिर हम बात करेंगे ऋषभ के बारे में एंड फिर हम एग्जाम्पल लेंगे हेंज का। ठीक है, अब देखो अगर हम सामर्थ्य की बात करें तो इसकी एज है अभी 7 साल का है ये बेसिकली। सामर्थ्य की एक बड़ी बहन भी है, एक एल्डर सिस्टर भी है। अब सामर्थ्य की जो मदर है वो सामर्थ्य की बड़ी बहन इनकी एल्डर सिस्टर को 10 चॉकलेट्स देती हैं, वेयर एज सामर्थ्य को सिर्फ 5 चॉकलेट मिलती हैं। तो क्या देखा कि बड़ी बहन को ज्यादा मिल गई, छोटे भाई को बहुत ही कम चॉकलेट मिली, राइट? बेसिकली हाफ मिली, है ना? तो यहां पर सामर्थ्य ने देखा कि दीदी को तो 10 चॉकलेट मिली और मुझे 5 चॉकलेट मिली। तो सामर्थ्य ने इस बात पर आवाज उठाई और मम्मी को कहा कि मम्मा ये बिल्कुल गलत बात है। मम्मा ने कहा क्यों? तो सामर्थ्य ने कहा कि आपने मुझे 5 चॉकलेट दी
दीदी को 10 चॉकलेट दी। तो मदर ने कहा बेटा आप छोटे हो, आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसीलिए जो है आपको कम चॉकलेट मैंने दी है। तो सामर्थ्य ने देखो यहां पर किस तरीके से राइट एंड रॉन्ग को जस्टिफाई किया। ध्यान रखना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कोलबर्ग ये जानना चाहते थे कि बच्चे राइट एंड रॉन्ग का जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं। तो वही चीज यहां कोलबर्ग ने बताई कि सामर्थ्य ने अब राइट एंड रॉन्ग का जस्टिफिकेशन कैसे दिया। देखो सामर्थ्य ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब दोनों को ही सेम अमाउंट में चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दैट मीन्स कि सामर्थ्य की नजर में वो चीज सही है। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो चीज क्या है, वो चीज रोंग है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या जाने, यहां पर ये जाने आप कि सामर्थ्य की नजर में अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है तो वो चीज करेक्ट है, एंड रोंग क्या है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इसने इस तरीके से अपनी चीज को जस्टिफाई किया। फिर आगे अगर हम इसको एक नाम दें तो क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं जो कि खुद कोलबर्ग ने ही नाम दिया कि बच्चे ने यहां पर जस्टिफिकेशन दी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी। ठीक है, अब ये जो मैं पॉइंट बता रही हूं, देखो मैंने कहा था कि इन एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना, रीजन ही यही है, इस तरीके की टर्म्स आपको याद रखनी है ना, यही एग्जाम में आती हैं। अब देखो यहां पर जो है सामर्थ्य ने किस तरीके से जस्टिफाई किया राइट एंड रॉन्ग को, उसको आपने ऐसे टर्म में याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी। दैट मीन्स अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो करेक्ट है, राइट है, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो चीज रॉन्ग है। आगे बात समझ में। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब लावण्या जो है वो है 10 साल की, 10 इयर्स की इसकी एज है। लावण्या ये कहती है कि हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है एंड जो भगवान हैं, ये रूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो यहां पर लावण्या कहती है इन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लावण्या क्या करती है, बेसिकली सोसाइटी को किस तरीके से फॉलो करती है, किस तरीके से सोसाइटी के अनुसार रहती है। अब वो चीज सुनो। देखो वैसे तो लावण्या को जो है चावल हाथ से खाने की आदत है, बेसिकली हाथ से सभी खाते, कहने का मतलब है विदाउट स्पून। तो लावण्या को जो है विदाउट स्पून मतलब हाथ से ऐसे चावल खाने की आदत है, तो वो घर पे ऐसे ही चावल खाती है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो हमेशा कांटे छुरी का यूज करती है, मतलब स्पून का यूज करेगी, कटलरी का यूज करेगी। तो जब भी वो बाहर जाती है, सोसाइटी में कदम रखती है बाहर जाकर, तो वो हमेशा हाथ से ऐसे खाने की बजाय स्पून से खाती है। ठीक है, तो यहां पर लावण्या ने उस चीज का आंसर क्या दिया कि हमें हमेशा सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, एंड अगर फॉलो करोगे तो ही आप करेक्ट हो। तो यहां पर किस तरीके से लावण्या ने जस्टिफाई किया राइट एंड रॉन्ग को, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को लावण्या ने जस्टिफाई किया बाय सेइंग कि अगर हम सोसाइटी में सोसाइटी के हिसाब से नहीं रहेंगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो गलत है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली यहां पर इसकी नजर में राइट एंड रॉन्ग क्या हुआ, तो राइट वो हुआ कि रूल्स को जिसने फॉलो किया, ठीक है, एंड रॉन्ग क्या हुआ, रूल्स को जिसने अनफॉलो किया। राइट, तो यहां पर हम इसकी तरह जैसे कि कोलबर्ग ने इस चीज को नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी, तो लावण्य के एग्जाम्पल को किस तरीके से नाम दिया गया, इसको कहा गया मोरालिटी ऑफ रूल्स बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब ऋषभ की बात करते हैं। ही इज 24 years old, ठीक है। तो 24 years का है और जब वो सुबह घर से जा रहा होता है, जॉब लग गई है अब उसकी, 24 साल का हो गया, तो जब वो घर से जा रहा होता है जॉब के लिए, तो वो देखता है कि बीच में कोई अजनबी उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके, समबडी मेट विद एक्सीडेंट, मतलब कोई अजनबी था, कोई स्ट्रेंजर था जिसको ऋषभ नहीं जानता था, लेकिन उस अजनबी का एक्सीडेंट हो गया। तो अब ऋषभ ये खड़े होकर 2 मिनट के लिए सोचता है कि अगर मैं इस अजनबी की जान बचाऊंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, और ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा तो वहां पर बॉस बैठा है जो आज मेरे कान खींचेगा। तो अब ऋषभ क्या कहता है? ऋषभ कहता है कि क्यों ना अजनबी की जान पहले बचाई जाए, मैं तो ऑफिस बाद में भी पहुंच सकता हूं। तो यहां पर कोहलबर्ग कहते हैं कि ऋषभ का कहना यह था कि भले ही वो मोरल डिलेमा में हो, भले ही वो मोरल डिलेमा में हो। मोरल डिलेमा का मतलब डिलेमा का मतलब होता है 2 सिचुएशन के बीच में फंसना, जब समझ ना आए कि ये करे कि वो करे, कौन सी चीज को पिक करे। तो अब ऋषभ इतनी मोरल डिलेमा में था, फिर भी उसने क्या करा, उसने स्ट्रेंजर की हेल्प की एंड ऑफिस में लेट जाना लाजमी समझा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऋषभ जो है वो, उनके अंदर एक कोऑपरेशन की भावना है, वो दूसरों के साथ एम्पैथाइज करते हैं। तो वो ये समझ सकते थे कि भाई अगर उस बंदे को चोट लगी है ना तो उसकी जान पहले है, मेरी जॉब बाद में है, राइट। तो अब ऋषभ के सामने जो ये मोरल डिलेमा था, उन्होंने स्ट्रेंजर की हेल्प की, अपने ऑफिस लेट गया। तो इस चीज को कोहलबर्ग कहते हैं कि ऋषभ ने ये कहा कि रूल्स जो हैं वो हम लोग ही बनाते हैं एंड हम लोग रूल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसको कौन सा नाम दिया गया कि ऋषभ ने किस तरीके से राइट एंड रॉन्ग को जस्टिफाई किया। बेसिकली ऋषभ ने कहा कि राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, रूल्स को हम कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसको कहा गया मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। अब मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन का मतलब क्या? देखो, बेसिकली कोऑपरेशन का मतलब होता है जब हम सामने वाले इंसान के साथ एम्पैथाइज करना सीख जाएं, जब हम उसके शूज में उतरकर एक्चुअली ये समझे कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। सो ऋषभ ने भी स्ट्रेंजर की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो, उसे पता है एक्सीडेंट होता है तो किस तरीके का दर्द होता है। तो उसने क्या करा, उसने पहले उसकी जान बचानी जरूरी समझी। अब भले ही उसकी जॉब रहे ना रहे, लेकिन उसको था कि मैं ऑफिस लेट पहुंच जाऊंगा, 2 डांट सुन लूंगा, लेकिन अभी इस बंदे की जान बचानी जरूरी है। तो यहां पर ऋषभ ये कहता है कि रूल्स हम ही लोग बनाते हैं एंड इन रूल्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ऋषभ कहता है कि जो कोऑपरेशन की भावना है ना, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड यहां पर इसी को हम नाम देते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से आपको ये 3 एग्जाम्पल समझने हैं। ओके, अब बात आती है हेंज की। अब मैं हेंज का एग्जाम्पल यहां लिख देती हूं क्योंकि यहां पर स्पेस बचा हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है ना, हेंज का जो एग्जाम्पल है, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, सारी की सारी जो ये 3 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, आप देखना, राइट। लेकिन ये जो है ना, इनको भी भूलना मत क्योंकि इनको हम रिलेट करते चलेंगे। तो मैं बार बार स्टोरी रिपीट नहीं करूंगी अभी स्टेजेस में, बस आपको ध्यान में रखना कि ये याद रहे, जो मैंने अभी बताया ये याद रहे, इनको ध्यान में रखना, और बार बार वहां स्टोरी रिपीट नहीं करेंगे, बस हम रिलेट करते चलेंगे कि हमने लावण्या में ये पढ़ा, हमने सामर्थ्य में ये पढ़ा, इसके अलावा हमने ऋषभ में ये पढ़ा, हम ऊपर ऊपर का ओवरव्यू देखेंगे। अब हेंज की स्टोरी की बात करते हैं। हेंज की एक वाइफ होती है जिसको कैंसर हो रखा है, एंड वो इस तरीके का कैंसर है जो बहुत ही महंगी दवाई से ठीक होगा। हेंज बहुत गरीब है, इसके पास उतने पैसे हैं नहीं। तो हेंज को कहीं से पता चलता है कि कहीं दूर जाकर एक केमिस्ट है जो एक ऐसी दवाई बनाकर देता है, अगर आप उस दवाई को अपनी वाइफ को खिला दोगे तो आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हेंज अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, ठीक है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया, तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तो अब ये सोचता है कि क्यों ना मेरी वाइफ की जान बचाई जाए, क्यों ना मैं जाकर पहले केमिस्ट से बात करूं। तो केमिस्ट के पास जब ये गया, इसने
पूछा केमिस्ट से कि कितने रुपए की है ये, तो केमिस्ट ने कहा $1000, क्योंकि जो दवाई थी वो बहुत महंगी थी, चूंकि कैंसर की दवाई वो बेच रहा था तो दवाई बहुत महंगी थी। हेंज बहुत गरीब था, तो हेंज ने जैसे तैसे आस पास से, अपने रिलेटिव से, अपने आस पड़ोस से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की एंड हेंज के पास बस $50 अभी तक जमा हो पाए, और उसको देने कितने थे दवाई के? $1000। अब उसमें से बस अभी तक $50 ही जमा हो पाए। अगर हेंज ज़्यादा लेट करता तो वाइफ इस दुनिया में नहीं रहती। तो हेंज ने क्या करा? हेंज ने सोचा क्यों ना एक बार केमिस्ट से जाकर बात कर ली जाए। तो हेंज ने केमिस्ट को कहा कि मैं तुमको बाद में पैसे दे दूंगा, धीरे धीरे करके लौटाता रहूंगा किश्तों में। केमिस्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हेंज ने एक तरकीब सोची। हेंज ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं करूंगा अब चोरी। चोरी कैसे करेगा? हेंज सारा दिन वहां पेड़ के पीछे छुपकर बैठा रहता है और ये देखता है कि कब केमिस्ट निकलेगा और कब वो दुकान तोड़कर अंदर जाए। तो अब क्या होता है, केमिस्ट निकल जाता है अपने घर पे, तो हेंज जो है दुकान तोड़कर, शीशा विशा तोड़कर वो दवाई चुरा लेता है। ठीक है, सिर्फ इतनी स्टोरी है। वो दवाई चुरा लेता है। आगे कोलबर्ग ने नहीं बताया कि इसकी वाइफ जिंदा हुई, ठीक हुई, नहीं हुई, कि भगवान के पास चली गई, कुछ नहीं बताया कोलबर्ग ने। बस ये बताया कि उसने क्या करा, वहां से चोरी कर ली। अब ये जो स्टोरी है ना, इन्होंने हर एक एज ग्रुप के सामने सुनाई। 3 स्टेजेस जो इन्होंने दी हैं, राइट, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीनों स्टेजेस में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे थे। इन तीनों के आगे अलग अलग इन्होंने स्टोरी सुनाई और उनके व्यू पूछे। अब व्यू कैसे पूछे वो जानो। बेसिकली इन्होंने हेंज की स्टोरी उनको सुनाई तो कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हेंज को चोरी करनी चाहिए थी? ठीक है, बेसिकली अरे पूरा सेंटेंस आप लोग प्लीज लिख लेना, ठीक है। क्या हेंज को चोरी करनी चाहिए थी? दूसरा इन्होंने पूछा कि अगर हेंज की वाइफ की जगह, वाइफ ना होकर कोई स्ट्रेंजर होता तो क्या हेंज उस स्ट्रेंजर के लिए भी चोरी करता? राइट, क्योंकि अभी तो हेंज की वाइफ थी तो इसलिए उसने चोरी की, लेकिन यहां पर कोलबर्ग ने बच्चों से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा और यह पूछा कि क्या अगर उसकी वाइफ ना होकर कोई और होता तो क्या हेंज यही करता एक अजनबी की जान बचाने के लिए? सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि हेंज सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। हर एक चीज कोलबर्ग ने जानने की कोशिश की एंड यही चीज जो है ना, यही क्वेश्चन हम अभी स्टेज वाइज पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हर एक स्टेज में। बस अभी जो है ना, आप क्या करो, ये जो एग्जाम्पल पढ़ाए इनको समझो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है आप करो। अब देखो, अब हर एक स्टेज तो हम पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या होगा कि आज से मैं एक काम करूंगी, जितने भी मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाती हूँ ना, उनको बाद में मैं एक वीडियो में मिंगल अप कर दूंगी ताकि आप लोगों को बार बार पार्ट्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो अब सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कोलबर्ग की फर्स्ट स्टेज के बारे में, जो इन्होंने फर्स्ट स्टेज दी थी, ठीक है। तो इन्होंने जो ये 3 स्टेजेस दी थी उसमें भी इन्होंने 2-2 सब स्टेजेस दे रखी हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। तो कल हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में। इसके अलावा आपको अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका गौर, PRIYANKAGAURR, आपको यहीं कहीं स्क्रीन पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।